हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। दुनिया के सबसे बड़े पोइट्स में से एक है मिर्जा गालिब। वैसे कभी आपका पुरानी दिल्ली जाना हो तो गालिब की हवेली आप जा सकते हैं। खैर, आज गालिब की याद इसलिए आ रही है क्योंकि जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो पढ़ के जहन में सबसे पहले यही दो लाइंस आई। एक्चुअली पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया है। रिसेंटली नेपाल ने भी एक नया पॉलिटिकल मैप इशू किया था, जिसमें कुछ ऐसी टेरिटरीज थी जो एक्चुअली इंडिया की हैं, उसमें नेपाल ने उन्हें खुद का बता दिया था। इस टॉपिक पर हमने बात भी की थी, उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में। तो यही ऐसा कुछ काम लगे हाथों पाकिस्तान ने भी कर दिया है। इनफैक्ट उन्होंने तो कुछ एक कदम आगे बढ़ के कोई ऐसी टेरिटरी को खुद का बता दिया जो पाकिस्तान से कनेक्टेड भी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ की बॉर्डर्स पाकिस्तान से कनेक्टेड भी नहीं है, लेकिन फिर भी जूनागढ़ का पाकिस्तान पे हक है, ये उनका कहना है उनके नए मैप के हिसाब से। और इसीलिए मुझे गालिब की ये दो लाइन याद आई कि हकीकत तो हमें मालूम है, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जूनागढ़ की कहानी क्या है? ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या हिस्ट्री है जिसकी वजह से पाकिस्तान उसे अपनी टेरिटरी साबित करने की कोशिश कर रहा है? ये हमें बताएंगे अभिषेक। तो अभिषेक, ओवर टू यू। जैसे आपने ये जो शेर कहा कि हकीकत पता है बट दिल को खुश रखना है हमें। तो पाकिस्तान ने ये जो मैप इशू किया है, ये उनके दिल को खुश रखने के लिए किया है। जैसे कि जानते हैं, लास्ट ईयर 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर में से धारा जो 370 थी, उन्हें निष्प्रभावी कर दी थी। पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना था, 1 साल हो रहे थे। तो दिल को खुश रखने के लिए उन्होंने 4 तारीख को एक मैप इशू किया है। तो उस बारे में बात करेंगे। उसमें 3 टेरिटरीज जो पाकिस्तान ने क्लेम की है कि वो हमारी, जबकि वो है भारत की टेरिटरी। तो एक जम्मू कश्मीर, जो कि सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है कि वो पाकिस्तान का है, जबकि है भारत का। एक सिर क्रिक, जो गुजरात और पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। और एक जूनागढ़। तो कश्मीर के बारे में सबको पता ही होगा, कश्मीर तो एक भारत और पाकिस्तान में इशू है। पर जूनागढ़, कई लोगों को सरप्राइज हुआ कि जूनागढ़ बीच में कहाँ से आ गया। तो आज हम जूनागढ़ की कहानी समझेंगे कि जूनागढ़ की कहानी क्यों है, वो पाकिस्तान ने क्यों क्लेम किया है। वो कहानी आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने जो मैप नया इशू किया है, वो मैप है कैसा कैसा दिखता है वो। तो आपके साथ वो मैप शेयर करता हूँ मैं। तो ये है नया पाकिस्तान का मैप, पॉलिटिकल मैप। तो इसमें जो 3 टेरिटरी जो उन्होंने क्लेम की है, जो भारतीय टेरिटरी, वो अपने इसमें क्लेम की है। एक तो ये जम्मू कश्मीर रीजन। इसमें आप एक बात नोट कीजिए, ये जो एरिया है, यहाँ पे इन्होंने बॉर्डर नहीं दिखाई है। ये है लद्दाख का चीन से लगा हुआ एरिया। तो आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ पे बॉर्डर डिफाइन कर सके बिना चीन से पूछे। तो उन्होंने ये एरिया खाली छोड़ा हुआ है, ये कि यहाँ पे बॉर्डर डिसाइड नहीं है। दूसरा, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी एक लाइन है जिसको सिर क्रिक कहते हैं, वो उन्होंने क्लेम की है। ये जो आपको एक ये छोटे से इंडेक्स में दिख रहा होगा, वो पाकिस्तान में उन्होंने क्लेम की है। और एक जूनागढ़ इन्होंने दिखाया है अपने मैप में। अब उसके बाद जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ को मैं दिखाता चाहूँगा कि जूनागढ़ कहाँ पे है। ये गुजरात का मैप है। तो गुजरात के मैप में यहाँ पे जूनागढ़ है। वो पाकिस्तान यहाँ से लेकर इंस्टॉल होता है, यानी पाकिस्तान से दूर दूर तक जूनागढ़ की बॉर्डर नहीं रखती है। फिर भी पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि जूनागढ़ को उनके मैप में उन्होंने क्लेम किया है। तो आप समझते कि जूनागढ़ की आखिरी स्टोरी क्यों है, क्या है, और क्यों पाकिस्तान उसको क्लेम करता है कि जूनागढ़ एक पाकिस्तान का पार्ट है। तो जैसे जानते हैं कि जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो दो देश फॉर्म हुए, इंडिया और पाकिस्तान। और उस समय इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 500 एक इंडिपेंडेंट सियासत, यानी राजघराने राजाओं का शासन था, जिसको ब्रिटिश इंडिया ने मान्यता दी हुई थी कि ये आप हमारे अंडर में आप अपना राजकाज चला सकते हैं। तो ऐसी करीब 500 एक सियासतें थी। और जब ये इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उस समय एक ओपन क्लॉज छोड़ दिया गया था सियासतों के लिए, कि इनको ये बोल दिया गया था कि ये आप पे चॉइस है
कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, या आप एक इंडिपेंडेंट एक ऐसा कंट्री आप रहना चाहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंट्री उसमें ये हुआ था, जो भी सियासतें थी, तो जो पाकिस्तान के पास में लगी थी, पाकिस्तान से सीमा से थी, जो पाकिस्तान के जो मेन जो बॉर्डर है उसमें जो पाकिस्तान में चली गई, जो इंडिया में थी इंडिया में रह गई। बट तीन सियासतों को लेके एक थोड़ी सी क्या बोल सकते हैं, एक प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, जिन्होंने थोड़ा सा ट्रबल दिया था। इसमें एक सरदार पटेल ने एक 1947 में ही एक जूनागढ़ में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो तीन सियासतें हैं, ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे राजा, रानी और प्यादे है। तो ये तीन सियासतें थी, कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो रानी से सरदार पटेल का मतलब था कश्मीर, राजा से था हैदराबाद, और प्यादा यानी जूनागढ़। तो जूनागढ़ एक प्यादा था पाकिस्तान के लिए कश्मीर और हैदराबाद पे कब्जा करने के लिए। अब इन तीनों को एक प्रॉब्लम क्यों खड़ी हुई थी? कश्मीर की, जैसे पता है कि कश्मीर सीमा बॉर्डर से लगती है, और जिस बेसिस पे इंडिया पाकिस्तान का जो बाइफरकेशन हुआ था वो था रीजन के बेसिस पे। तो जैसे कश्मीर में जानते हैं, कश्मीर में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम थी, और वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू थे। तो पाकिस्तान का क्लेम बन रहा था कि पाकिस्तान बोल रहा था कि क्योंकि वहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम की, तो उसको पाकिस्तान में आना चाहिए। पर कश्मीर के राजा का अलग स्टैंड था, वो पहले ना पाकिस्तान में जाना चाहते थे ना भारत में जाना चाहते थे। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखा कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहेंगे। फिर बाद में वो भारत के साथ मिले, उसकी एक अलग कहानी है। वैसे ही जूनागढ़ और हैदराबाद के साथ था। जूनागढ़ और हैदराबाद में जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो थी हिंदुओं की, बट जो वहाँ के नवाब थे वो मुस्लिम थे। तो जैसा इंडिया बोल रहा था कि क्योंकि कश्मीर का राजा एक हिंदू है, तो कश्मीर को इंडिया में शामिल होना चाहिए। उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने ये दोनों दो चालें चली, जूनागढ़ और हैदराबाद की, कि यहाँ के मुस्लिम राजा है तो इनको पाकिस्तान में आना चाहिए। तो जब जूनागढ़ की बात करें, तो जूनागढ़ में मई 1957 तक ये पूरा क्लियर था कि ये सब चाहे वो नेहरू जी हो या सरदार पटेल हो या सीपी मेनन, जो कि सरदार पटेल के पास एक मिनिस्ट्री थी जो रियासत मामले देख रही थी, जो इंटीग्रेशन देख रही थी कि रियासत किस तरह से इंटीग्रेट होगी। उस मिनिस्ट्री को जो हेड करे तो सीपी मेनन थे। ये तीनों बड़े कॉन्फिडेंट थे कि मई 15 तक कि जूनागढ़ इंडिया में आएगा, क्योंकि जूनागढ़ की बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान से कहीं दूर दूर तक नहीं मिलती है। पर मई 15 को हुआ ये कि जो वहाँ के पहले बताओ, जूनागढ़ में जो नवाब थे वहाँ के, उनका नाम था महाबत खान। महाबत खान को जाना जाता है कि एक बहुत ही वो लेविश, एक जो बोलते राजाओं की जिंदगी होती है वो जीते हैं, और उनको उनको कुत्तों से बहुत प्यार था। वो कहा जाता था करीबन उनके पास 2000 कुत्ते थे। और कितनी बार उनकी उनकी जो कुत्तों के बर्थडे और उनकी शादियां करवाते थे, तो शादी ऐसी सेलिब्रेट करते थे कि बड़े बड़े राजघरानों के दूसरे राजाओं को बुलाए गए, ब्रिटिश इंडिया के बड़े बड़े ऑफिसर्स को बुलाए गए। तो इस वजह से वो जाने जाते थे। तो 15 मई को ये हुआ कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वो ड्यू टू हेल्थ इशू में रिजाइन किया, और वो इंग्लैंड चले गए अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए। उनकी जगह जो नवाब बने, यानी जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो बने शाह नवाज भुट्टो। जो शाह नवाज भुट्टो है, ये फादर थे जुल्फिकार अली खान भुट्टो के, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, और बेनजीर भुट्टो के, जो कि बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका एसेसिनेशन हुआ, उनके दादाजी थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद से उन्होंने जो वहाँ की जो पॉलिटिक्स जो चेंज हुई है, उसके बाद से जूनागढ़ के जो नवाब थे उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ भारत में शामिल ना होकर पाकिस्तान में शामिल होकर पाकिस्तान की एक टेरिटरी बनेगा। जिसको लेके नेहरू और सरदार पटेल ने बहुत एक ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि इनको डर ये था कि जूनागढ़ पाकिस्तान में चला जाता है तो भारत के बीच में एक पाकिस्तान की टेरिटरी होगी। तो वैसे ही हैदराबाद पे भी एक इफेक्ट पड़ता, क्योंकि हैदराबाद भी उस समय एक तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि इंडिया में जाए पाकिस्तान के जाए। अगर जूनागढ़ चला जाता तो एक हैदराबाद को भी एक प्रोत्साहन मिलता कि वो भी पाकिस्तान की तरफ जाए। तो अगर ये हो जाता तो भारत के बीच में ऐसा हो सकता था कि हैदराबाद एक बीच में एक पाकिस्तान की टेरिटरी होती, तो उसके फिर क्या नतीजे होते हैं वो हम सब जान सकते हैं। और फिर 13 सितंबर 1947 को जो जूनागढ़ के राजा ने ऑफर रखा था कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो 13 सितंबर को पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो जिसका सरदार पटेल, नेहरू, इन्होंने काफ़ी एक अपोज किया, और अब एक जूनागढ़ पे एक प्रेशर बनाने की एक स्ट्रेटजी
फॉर्म की गई। उस स्ट्रेटजी के लिए उस समय एक प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की गई जिसके हेड थे श्यामा दास गांधी, जो गांधी जी के भतीजे थे। और ये इनका जो हेडक्वार्टर था उस समय बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर था। एक पैरेलल गवर्नमेंट फॉर्म की गई और कई तरह से उन पे जूनागढ़ के जो नवाब थे उन पे प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि किसी तरह से प्रेशर डाल के इनको इंडिया में हम वापस से ला सके। तो उस प्रेशर के सामने हुआ ये कि जो वहाँ के नवाब थे जूनागढ़ के, वो अपनी सारी संपत्ति लेके और जितनी ट्रेजरी मुस्लिम जूनागढ़, जितनी ट्रेजरी में कैश था, वो कैश लेके अपने सारी बेगमों को लेके और अपने सारे कुत्तों को लेके कराची चला गए। अब जो जूनागढ़ के सामने सिचुएशन ये आ गई, और जो वहाँ के कि जितना भी कैश था जूनागढ़ के ट्रेजरी में, वो सब लेके वो उनके नवाब जा चुके थे। तो जूनागढ़ के पास एक डे टू डे एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कोई पैसे ही नहीं बचे थे। और वहाँ पे लोगों का भी काफ़ी विरोध चालू हो गया कि क्योंकि लोग पहले अपोज में थे कि वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, जो कि आम लोग थे। और एक जब फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो गई तो वहाँ पे एक काफ़ी अनरेस्ट की सिचुएशन बन गई थी। उसके बाद फिर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे शाहनवाज भुट्टो, उन्होंने जो इंडिया ने टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म की थी, उनसे कहा सामाजिक गांधी से कि आप टेक ओवर करो। तो सामान्य गांधी ने कहा कि आप डायरेक्ट इंडिया से बात करो, सरदार पटेल से बात करो। तो उसके बाद फिर उन्होंने सरदार पटेल से बात की और सरदार पटेल 13 नवंबर 1947 को जूनागढ़ गए और ऑफिशियली अनाउंस किया कि जूनागढ़ भारत का एक पार्ट है। बट भारत ये दिखाना चाहता था कि भारत ने किसी के अपने दबाव में अपना प्रेशर यूज़ करके, अपनी मिलिट्री यूज़ करके जबरदस्ती जूनागढ़ को भारत में नहीं मिलाया है। तो इसलिए हमने एक जनमत संग्रह भी करवाया। तो ये जनमत संग्रह हुआ था फैब में। इस जनमत संग्रह में टोटल 2,01,450 वोट रजिस्टर थे, जिसमें से 1,90,870 लोगों ने वोट डाला और केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला था। यानी आउट ऑफ लगभग 2 लाख लोग थे, 2 लाख लोगों में से केवल 91 लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला, बाकी सब ने भारत के फेवर में वोट डाला था। उसके साथ साथ भारत ने उसके जूनागढ़ है उसके आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट थी वहाँ पे भी एक जनमत संग्रह करवाया था कि वो कहाँ पे जाना चाहती है। तो उन आसपास की जो 5 डिस्ट्रिक्ट थी उसमें लगभग 31,500 वोट थे, जिसमें से केवल 39 लोगों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट डाला था। तो भारत ने पूरी तरह से जो जनता को ओपिनियन देता है पूरा जनमत संग्रह करा के एक एक कॉमन ड्राइव के तहत जूनागढ़ को ऑफिशियली भारत में शामिल किया गया था। उसके बाद से इशू रिजॉल्व हो गया था। पाकिस्तान ने कोशिश की थी इसको यूएन में उठाने की। जब 1948 में जब कश्मीर का जब इशू यूएन में उठाया था पाकिस्तान ने, उसमें जूनागढ़ का भी इशू उठाया था, बट इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो उसके बाद से ये पूरी कहानी क्लोज हो गई थी। बट अभी पाकिस्तान ने अचानक एक अपने पिटारे में से ये जूनागढ़ वापस निकाला है। बट इसका कोई एक तरह से कोई सेंस नहीं बनता है कि ये हम पाकिस्तानी जूनागढ़ को अपने मैप में दिखाया, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस जो थी भारत में इंटीग्रेट करने की वो 1947 1948 में क्लोज हो गई थी। इसे गड़े मुर्दे उखाड़ना भी कहा जाता है, लेकिन हाँ। शायद ये कोई प्रेशर टैक्टिक हो सकता है, शायद चाइना का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि नेपाल ने भी रिसेंटली ऐसे ही कुछ किया था। आने वाला टाइम बताएगा कि ये बात कहाँ जाती है। वैसे तो ये बात कहीं जाने लायक लग नहीं रही। तो इस बार के लिए इतना ही। आपने जाना जूनागढ़ की क्या हिस्ट्री थी, जूनागढ़ की क्या कहानी थी। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।